1 मार्च 2008 अमेरिका टेक्सास। बेडरूम का दरवाजा जोर से खुलता है और अगले ही सेकंड में गोलियों की बौछार होती है। अंदर घना अंधेरा है पर आवाज इतनी तेज है कि लगता है जैसे कान फट जाएंगे। इतने में एक और धमाका, फिर एक और उसी कमरे के बेड पर सो रहे एक आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उसके साथ। उसकी वाइफ बहुत तेज चिल्लाती है। तभी वो अपना हाथ आगे करता है मानो जैसे कोई सपना हो, जैसे बस अपनी वाइफ को बचाने ही वाला हो। और ठीक उसी पल एक गोली उसके हाथों को चीरती हुई निकल जाती है। वो अपनी इस पीड़ा को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक और शॉट उसकी कंधों पर लगती है और फिर गाल पे, और आखिरी गोली उसे उसके बिस्तर से नीचे गिरा देती है। वो जमीन पर पड़ा है, पूरा फर्श लाल हो चुका है और हर जगह धुआं ही धुआं है। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि अगर मैं यहीं मर गया तो ये सच कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। I knew that if I died right there, something told me that maybe they would get away with it. Somebody had to tell who did this. इस घर का नाम था कैफी हाउस और ये रात थी 1 मार्च 2008 की, जहां इस रात एक पूरा परिवार को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये सब हुआ कैसे, किसने किया, और सबसे बड़ा सवाल क्यों किया। चलो जानते हैं इस केस को। जमीन पर पड़े इस आदमी का नाम टेरी कैफी है। वो आंखें बंद कर कर मानो सांस अपनी रोके हुए है, क्योंकि उसे पता है कि जो भी अंदर खड़ा है वो वापस जरूर आएगा। और फिर उसकी कानों में किसी की चलने की आवाजें आती है, मानो कोई उसी के तरफ बढ़ रहा हो, और फिर कोई उसके पैर को लात मारता है, ये चेक करने के लिए कि ये आदमी जिंदा है भी या नहीं। एक बार फिर से वो गन रिलोड करने की आवाज सुनता है और इस पल टेरी को एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे उसका दिमाग कह रहा हो कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर तभी गोलियों की आवाज रुक जाती है और कुछ ही मिनट बाद टेरी होश में आता है। उसके चेहरे पर खून था और जीभ पर गन पाउडर का टेस्ट। दाहिने तरफ की गाल बिल्कुल नम पड़ गई थी। Took one round in the right cheek and that round blew out my left ear. That would be the shot that would blow me out of bed. और फिर तभी उसके बच्चों की आवाज उसके कानों में मानो गूंजने लगती है। ऊपर से चीखें आ रही थी, मैथ्यू, टाइलर, प्लीज प्लीज। टेरी बिल्कुल पैनिक कर जाता है। वो उठने की बहुत कोशिश करता है। I'm trying to get up, and then all of a sudden, bam, bam, I heard the gunshots. I realized Matthew's been shot. So I managed to get to my feet. I'm trying to get out the bedroom door to get upstairs to my children. उसके बाईं हाथ फर्श पे फैले खून पर फिसलता है और किसी तरीके से वो उठने की कोशिश करता है। और फिर उसकी कानों में एक और आवाज सुनाई देती है, जो इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग लाइन बन जाती है। चार्ली, व्हाई आर यू डूइंग दिस? नो चार्ली, नो। ऐसी आवाजें टेरी की कानों तक पहुंचती है और अगले ही क्षण एक और गोली चलती है, एक बार फिर से। एंड इस बार हमेशा के लिए वो सारी चीखें बंद हो जाती है। I heard my son Matthew cry out. He said, "Charlie, Charlie, why are you doing this? No, Charlie, no, please, why are you doing this?" And then इस पल टेरी समझ जाता है कि ये कोई रॉबरी नहीं है एंड ये कोई रैंडम भी नहीं है। ये एक पूरा प्री प्लान्ड मिशन है, जिसके चपेटे में टेरी का पूरा फैमिली आ गया था और अब अटैकर का नाम भी उसे पूरा पता चल गया था, चार्ली विल्किंसन। I knew immediately why he was there. He was to get revenge because we made him break up with our daughter. जब टेरी इन सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी अगले कुछ मिनट्स में उसके घर में आग लगा दी जाती है और उस आग की वजह से धुआं इतना डेंस हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आग की लपटें दीवारों पर फैलती जा रही थी और तभी टेरी अपनी वाइफ पेनी को देखता है कि वो अपने बिस्तर के पास आग की लपटों में संलिप्त हो चुकी है। मात्र एक नजर काफी था उसके लिए एंड वो समझ जाता है कि पेनी अब इस दुनिया में नहीं रही। Forced back into my bedroom, and there's Penny laying there. And when I saw her, I immediately knew she was gone because not only did they come in and shoot, that he also came in with this samurai type sword, and she would nearly be decapitated. उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता है, एरिन, मैथ्यू एंड टाइलर के बारे में। ये तीनों उसके बच्चे हैं। टेरी अब काफी परेशान हो जाता है उन्हें बचाने के लिए। वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, पर आग इतनी तेज थी कि पूरा का पूरा स्टेयरकेस ब्लॉक हो चुका था। वो किसी भी तरीके से बाथरूम की तरफ क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि आग की गर्मी बिल्कुल असहनीय होती जा रही थी। उसका टेम्परेचर अनबियरेबल था। टेरी के कपड़े अब जलने वाले थे। तभी उसे मालूम पड़ता है कि बाथरूम
की खिड़की भी लॉक्ड है। वो पूरी ताकत से धक्का देता है लेकिन खिड़की का ग्लास टूटता नहीं है। आग उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी। फिर किसी तरीके से टेरी उस खिड़की को अनलॉक करता है और फिर तब जाकर ताजी हवा उसके चेहरों को चूमती है। वो खिड़की से बाहर गिरता है सीधा 5 फीट नीचे जमीन पर। वो पूरी तरीके से घायल था, अधमरा था लेकिन जिंदा था। फिर टेरी एक टैंक के पीछे छुप जाता है और जो घर उसने अपनी पूरी मेहनत से बनाई थी आज वही घर चारों तरफ से आग से घिरा हुआ था। उसका खुद का घर उसकी आंखों के सामने चल रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बस उसे देखता रहता है। आग की लपटें खिड़कियों से बाहर की ओर फुफकार काट रही थी और इसी पल टेरी को एक और बात रियलाइज होती है कि उसके इस घर के अंदर अब कोई और भी जिंदा नहीं बचा है। जब पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम पहुंचती है तब पूरा सीन मानो किसी हॉरर फिल्म सा लग रहा था। उस घर से 3 बॉडीज मिलते हैं। पेनी, कैफे, मैथ्यू एंड टाइलर, सबके सबको ब्रूटली मर्डर किया गया था। अब टेरी खुद आईसीयू में था। डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम्हारा सर्वाइवल मिरेकल है और होश में आने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस मात्र उससे एक सिंपल सवाल पूछती है, हु डिड दिस टेरी? टेरी बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है, चार्ली विल्किंसन, उसकी खुद की बेटी का बॉयफ्रेंड। और पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। उसी रात चार्ली विल्किंसन को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। उसके साथ कुछ और लोग भी पकड़े जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल फास्ट मूव करता है, इतना फास्ट कि मीडिया तुरंत हेडलाइन बना देती है, एक टीनेजर लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का पूरा परिवार खत्म कर दिया। मीडिया की तरफ से हेडलाइन बनी, केस सॉल्व्ड। नो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ती है तो उन्हें एक वैन वाले घर में कुछ मिलता है, एक ब्लॉन्ड विग। पर जब उसे ध्यान से देखा जाता है तब वो एक्चुअल में विग नहीं होती, वो रियल हेयर होता है। और वहीं छुपी हुई मिलती है एरिन कैफी, टेरी की खुद की बेटी। वो जिंदा थी, अनहार्म्ड थी और छुपी हुई थी। Something that I looked like a wig, hair wig, blonde hair wig. Thought it was kind of strange, moving it aside, pull it by the hair, and it was Erin Caffey opening her eyes. Kind of startled us a little bit. So, not a little bit, a lot. एरिन का स्टेटमेंट आता है कि मुझे किसी ने ड्रग किया और फिर मुझे किडनैप किया गया एंड इससे ज्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो खुद को ही विक्टिम बता रही थी। Erin claimed she'd been drugged and kidnapped from the house. और ठीक इसी पॉइंट से ये केस 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक पुलिस की साइड, दूसरी एरिन की साइड, क्योंकि फोरेंसिक वाले एरिन के बारे में कुछ और ही बोल रहे थे। एरिन के बॉडी से कोई ड्रग्स नहीं मिलता है, कपड़ों पर कोई स्मोक डैमेज नहीं मिलता, कोई स्ट्रगल के साइन नहीं मिलते उसके बॉडी पर। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर एरिन को किडनैप किया गया था तो वैन वाले कमरे में वो छुपी हुई क्यों थी? और इस रात के बाद 2 कहानियां पैरेलल चलती हैं। एक कहानी जिसमें एरिन एक ट्रॉमेटाइज सर्वाइवर है और दूसरी कहानी जिसमें वो इस पूरे प्लान का सेंटर हो सकती है, मतलब इस पूरे प्लान का रचयिता हो सकती है। और इस वक्त पुलिस के सामने भी एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये सिर्फ एक बॉयफ्रेंड का गुस्सा था या फिर इस पूरा क्राइम का दिमाग कहीं और से आ रहा था? और अगर एरिन विक्टिम थी तो किलर्स ने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? और अगर वो मास्टरमाइंड थी तो फिर ये पूरा प्लान कब, क्यों और कैसे बना? पुलिस के लिए तो ये केस सिंपल होना चाहिए था। बॉयफ्रेंड गुस्सा हुआ और ये पूरा मामला ब्रेकअप के बाद का रिवेंज के तौर पर लिया गया और उसके घर में आग लगा दिया, केस क्लोज्ड। नो, पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है ये सिंपल स्टोरी धीरे धीरे टूटने लगती है। सबसे पहले पुलिस चार्ली विल्किंसन को इंट्रोगेशन रूम में बैठाती है और चार्ली भी बिल्कुल रजिस्ट नहीं करता, वो सब कुछ कन्फेस कर देता है। वो बोलता है कि हाँ, उसने ही गोली चलाई थी, उसने ही घर में आग लगाई थी। वो इन सारी बातों को कन्फेस करता है बिना किसी हेजिटेशन के। पर फिर वो एक लाइन ऐसा बोलता है जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल देती है। वो बोलता है, मैं ये सब अकेला नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पर सवाल उठता है, तो फिर कौन कर रहा था? क्योंकि ये स्टेटमेंट के बाद पूरा इंट्रोगेशन रूम मानो ठंडा पड़ जाता है। सब लोग शॉक में थे। चार्ली के मुताबिक ये उसका प्लान नहीं था, ये किसी और का आइडिया था और वो नाम लेता है एरिन कैफे का। टेरी की खुद की बेटी का वो नाम लेता है, अपनी गर्लफ्रेंड का वो नाम लेता है। चार्ली के मुताबिक एरिन उसे बार बार बोल रही थी कि मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे हद से ज्यादा कंट्रोल करते हैं। और फिर वो बताता है कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो हम सब साथ में रह सकते हैं। ऐसा एरिन का कहना था चार्ली विल्किंसन से। It was Erin. It was all Erin. लेकिन क्या जो चार्ली बोल रहा था वो सच था? आप सब्सक्राइब कर लो, मैं आगे बताता हूँ।
अब यहाँ पर पुलिस भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि एरिन तो खुद को ही विक्टिम बता रही थी। उसके मुताबिक उसे किडनैप किया गया था, उसे ड्रग किया गया था, एंड चार्ली के अकॉर्डिंग वही मास्टरमाइंड थी इस पूरे केस का। अब मानो पुलिस का भी दिमाग घूमने लगता है यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ स्टेटमेंट पर तो नहीं चलती ना, उसके लिए एविडेंस का ढूंढना भी जरूरी होता है, मोटिव का ढूंढना जरूरी होता है। और अब तक इस केस के मोटिव के बारे में पता नहीं चला था पुलिस को। फिर पुलिस एरिन का फोन रिकॉर्ड्स खंगालती है, तब जाकर पुलिस को चीजें क्लियर होने लगी थी। एरिन के लेट नाइट कॉल के बारे में पता चलता है, एंड क्रिस और एरिन ब्रेकअप के बाद भी वे लोग बातें कर रहे थे। एंड तभी यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है। एरिन सिर्फ चार्ली से बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो पूरा डिटेल डिस्कशन कर रही थी। कौन सा कुत्ता उसका ज्यादा भौंकता है, उसके घर में किस साइड से इंटर करना है, उसके पेरेंट का बेडरूम कौन सा है। It was clear that not only was she calling Charlie constantly in the hours leading up to the murders, she was texting and instructing. एंड ये बातें कोई रैंडम नहीं थी, ये पूरा का पूरा प्लानिंग था। पुलिस चार्ली के दूसरे साथी को भी इंट्रोगेट करती है, क्योंकि उस रात चार्ली अकेला नहीं था, उसके साथ और लोग भी थे जो उस रात घर के अंदर भी गए थे, और उनका वर्जन भी एक दूसरे से मैच करता है। वो सब के सब एक ही बात बोल रहे होते हैं कि ये पूरा प्लान एरिन कैफी का था, उन लोगों ने बस इसे एग्जीक्यूट किया था। पुलिस इस केस के टाइमलाइन को पीछे ले जाती है पूरा मामला को समझने के लिए। सिर्फ उस रात का ही टाइमलाइन नहीं, बल्कि उससे महीनों पीछे जाती है। I'm Charlie. I'm Erin. और फिर उन्हें एक और नाम मिलता है इस केस में, एरिन का एक्स बॉयफ्रेंड। एरिन का एक्स पुलिस को बताता है कि एरिन ने पहले भी एक बार उससे कहा था कि काश मेरे पेरेंट्स मेरे रास्ते से हट जाते हैं। One day I said, how is you and your parents doing? And she said, I just wish they were dead. और तभी इस केस में वो डिटेल ऐड होती है जो सब कुछ चेंज कर देती है। उसके एक्स के मुताबिक एरिन ये सब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल रही थी, बल्कि वो सजेस्ट कर रही थी ये सारे काम को करने के लिए, कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं होंगे तो उसकी लाइफ इजी हो जाएगी। और ये पहली बार था। A few weeks later, Erin asked me if I would murder her whole family and burn the house down, and I told her no. I thought, you crazy bitch. I told her to get the hell out of my house. दूसरी बार उसने चार्ली विल्किंसन के साथ भी सेम बातें की थी, और इस बार लोगों ने हाँ भी बोल दिया था। और फिर आता है सेमेट्री स्टॉप। क्राइम को अंजाम देने से पहले ग्रुप ने रात को एक सेमेट्री के पास गाड़ी रोकी थी। वो गाड़ी लगभग 1 घंटे के लिए वहीं पर रुकी थी, और वे सभी लोग बैठकर वहीं पर प्लानिंग करते हैं। और इस बार हथियार साथ में था और प्लान बिल्कुल क्लियर था। Aaron up, and the 4 of them then went to a cemetery and sat in the car for an hour or so, and talked about what they were going to do, and talked about how they were going to commit the murders. And that was always the point in time where I was just so perplexed why didn't someone say, hey, wait, this is a bad idea. Ultimately, nobody did, and so they turned around and they went back to the home. और यहीं से एक और सवाल पैदा होता है कि अगर एरिन सिर्फ विक्टिम थी तो वो इस 1 घंटे की प्लानिंग फेज में कहाँ थी। ये सवाल जायज है। चार्ली और बाकी के लोगों के स्टेटमेंट्स एक ही बात कह रहे होते हैं। एरिन सब कुछ जानती थी, बस वो सिर्फ टारगेट नहीं थी। It was Erin. It was all Erin. वो इस पूरे हमले का कारण थी। कोर्ट के लिए भी ये केस ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि एरिन उस वक्त पर एक माइनर थी। उस वक्त पर उसकी उम्र मात्र 16 साल थी, और कानून उम्र को इग्नोर नहीं करती है। और इन सब के बीच में एक आदमी था जो सब कुछ खो चुका था, टेरी कैफी। उसकी वाइफ नहीं रही, उसकी दोनों बेटे नहीं रहे। और अब सवाल यह है कि क्या उसकी बेटी ने ही ये सब कुछ शुरू किया। और फिर तभी टेरी एक डिसीजन लेता है, एक ऐसा डिसीजन जो सब लोगों को कंफ्यूज कर देता है। आप सब्सक्राइब कर लो, मैं वो डिसीजन बताता हूँ। ये पूरा मामला अब कोर्ट की ओर रुख करता है। कोर्ट रूम बिल्कुल शांत है, यहाँ कोई चीखे नहीं है, बस बेंचेज हैं, लॉयर्स हैं और एक आदमी जो लिटरली सब कुछ खो चुका है। एविडेंसेस को टेबल पर रखे जाते हैं, फोन रिकॉर्ड्स, कन्फेशन, फोरेंसिक रिपोर्ट, सब कुछ रखे जाते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स थे, और ये सब के सब एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे थे, क्योंकि चार्ली विल्किंसन और उसके साथ के लोग, चार्ल्स एलन और बॉबी जॉनसन, ये तीनों लोग अपना क्राइम को एक्सेप्ट कर चुके थे। और उन लोगों ने इस बात को कन्फेस भी किया है कि ये पूरा प्लान एरिन कैफी का था। कोर्ट के लिए अब डाउट कम रह जाता है। चार्ली और बाकी के अक्यूज्ड को लाइफ सेंटेंसेस मिलती है। उनका चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है, पर एरिन कैफी का चैप्टर यहाँ से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एरिन कैफे माइनर थी और कानून को भी यहाँ पर संभलना पड़ता है। कोर्ट के सामने एरिन कैफी अपना पक्ष रखवाती है, वो अपनी वही स्टोरी को रिपीट करती है।
और फिर आता है सेंटेंसिंग का दिन, और उस दिन जो होता है किसी ने इमेजिन नहीं किया था। कोर्ट में टेरी कैफे को खड़ा किया जाता है। वो धीरे धीरे पोडियम तक पहुंचता है। उसका हाथ अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हुआ था। उसकी आवाज अभी भी काफी हैवी थी। कोर्ट को लगता है कि अब वो बोलेगा कि एरिन कैफे को मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए, पर टेरी कुछ और ही बोलता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कोर्ट एरिन कैफे को डेथ पेनल्टी ना दे। और ये बात सुनते ही पूरा कोर्ट एक दूसरे को देखने लगता है, मानो उसके स्टेटमेंट पर विश्वास ही ना हो रहा हो किसी को। ये वही आदमी है जिसकी वाइफ मारी गई है, जिसके 2 बेटे मारे गए हैं, जिसका खुद का बनाया हुआ घर जला दिया गया है, और वो ये बोल रहा है कि माफ कर दो। लेकिन फिर टेरी इस बात को एक्सप्लेन भी करता है। वो कहता है मैं अब अपनी फैमिली को तो वापस नहीं ला सकता, मैं और ज्यादा खून नहीं चाहता, मैं अपनी पूरी जिंदगी गुस्से में जीना नहीं चाहता, और अगर मैं भी नफरत चुनूं तो मैं भी तो वही बन जाऊंगा ना जो उन लोगों ने उस रात बनने का फैसला लिया था। And I went to go get my gun and I just began to shake. And it was like, this is not the answer. This is not going to bring your family back. अब पब्लिक का रिएक्शन वही 50-50। कुछ लोग टेरी कैफे को हीरो कहते हैं और कुछ लोग वीक कहते हैं कि ये उसका वीकनेस है, ये एक कमजोर इंसान की पहचान है। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, बस थोड़ा स्मार्ट हो। और स्मार्ट लोग अक्सर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, जैसा कि आप करोगे ना। लोग कोर्ट अब एरिन कैफे को मर्डर के मामले में गिल्टी पाता है और उसे भी लाइफ सेंटेंस मिलती है विद पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल इन फ्यूचर। और टेरी वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो दोबारा शादी करता है, नया परिवार बनाता है, पर एक चीज वो कभी नहीं छोड़ता, वो एरिन कैफे से लगातार मिलता रहता है। लोग उससे पूछते भी हैं कि तुम उसे देख कैसे सकते हो, और टेरी का जवाब काफी सिंपल होता है, क्योंकि वो मेरी बेटी है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एरिन एक मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड थे, और कुछ लोग उसे इमोशनली ब्रेन वॉश टीनेजर कहते हैं। लेकिन हमें तो आपसे मतलब है, आप एरिन को किस नजरिए से देखते हो, प्लीज कमेंट में बताओ। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो या तो आपको ये स्टोरी पसंद आई है या फिर बस आप जिद्दी हो मेरी तरह। और इन दोनों केसेस में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर लो। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।